हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा सिग्नल सिस्टम का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किए, सब्सक्राइब किए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है। और जो तुम्हारा जूनियर सीनियर हो उनको भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, जो मेरे वीडियो होते हैं वो मैं किसी भी चैप्टर को 2 पार्ट में बनाता हूँ। एक तो सारी सारी थ्योरी, समझे, जो अभी तुम ये वाली पढ़ रहे हो ये क्या है, सारी थ्योरी स्लाइड है। ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट है सारी थ्योरी वाली है। और जो मैं अलग दूसरी स्लाइड बनाता हूँ वो न्यूमेरिकल वाली है। तो प्लीज़ थ्योरी को पढ़ के न्यूमेरिकल, बाकी तुमको समझ में आए तो मैं दोनों कंबाइन करके पढ़ाता हूँ। ठीक है। लाप्लास की थ्योरी स्लाइड पढ़ोगे तो तुमको आधा समझ में आएगा। ठीक है। और अगर तुमने उसकी न्यूमेरिकल वाली स्लाइड देख ली तो तुमको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे देखते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। अगर कोई सिग्नल हमारा एफ टी, क्या है एफ टी हमारा, क्या बाईलेटरल या टू साइडेड हो। टू साइड मतलब ये हमारी इमेजनरी एक्सिस है, ये हमारी रियल एक्सिस है। तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में दोनों साइडेड हो उसे कहते हैं बाईलेटरल। ठीक है, या टू साइडेड फंक्शन। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एफ इक्वल टू होता है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है। या फिर अगर तुम्हारा यूनिलेटरल फंक्शन हो, जैसे एफ टी मतलब या फिर राइट साइडेड या फिर लेफ्ट साइडेड हो। ठीक है। तो जैसे भी बोलते हैं वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अगर ये वन साइडेड है मतलब अगर राइट साइडेड है जीरो टू इन्फानाइट, लेफ्ट साइडेड है तो माइनस इन्फानाइट टू जीरो हो जाएगा। जीरो टू इन्फानाइट, इसमें राइट साइड लिया गया है। तो जीरो टू इन्फानाइट एफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। एफ टी इक्वल टू होता है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ एस ई की पावर एस टी डी एस। कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ एस ई टी दी पावर ई टी पावर ई एस डी एस। देखो यहाँ पर माइनस एस टी था, यहाँ पर प्लस एस टी है, इतना याद रखना और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब अगली हटेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। ठीक है। अगर हम एस की जगह पर एस के प्रॉपर्टी इसकी जो वैल्यू होती लिख देते हैं, एस के इक्वल टू क्या होता है सिग्मा प्लस जी ओमेगा। ठीक है। तो सिग्मा प्लस जी ओमेगा पुट किया तो ये इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया और इसको ये कांस्टेंट है। ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो जो हमारा जो बचेगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ टी ई टी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। ये क्या होता है, ये एफ ऑफ ओमेगा होता है। क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ई टू पावर माइनस सिग्मा टी इंटू एफ ऑफ ओमेगा। लिख सकते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, इस सिग्मा को कितना पुट कर देंगे, जीरो। ठीक है। अब इस सिग्मा को जीरो पुट कर दोगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ओमेगा। मतलब आज जब एस इक्वल टू जी ओमेगा होगा तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या बोला मैंने, जब सिग्मा इक्वल टू जीरो होगा तो एस इक्वल टू जी ओमेगा हो जाएगा। जब एस इक्वल टू जी ओमेगा हो जाएगा तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वही इसको क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। लिखा हुआ नोट में लिखा हुआ है एट सिग्मा इक्वल टू जे ओमेगा, सॉरी एस सिग्मा इक्वल टू जे होगा, एस सिग्मा इक्वल टू जीरो and s equal to j omega, the Laplace transform become equal to Fourier transform or Laplace transform calculated on j omega axis is Fourier transform। वही सेम पॉइंट लिखा जो अभी बताया मैंने। ठीक है। जो अगला पॉइंट है क्या दिखाया, मेरा Fourier transform is used for signal analysis and Laplace transform is used for designing the system। मतलब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसके लिए होता है, सिग्नल को एनालाइज करने के लिए होता है। ठीक है। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो किसके लिए होता है, यूज टू डिजाइनिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम को डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। और सिग्नल की एनालिसिस करने के लिए किसका यूज करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। याद रखिए ना माइंड में। तो हमारी आगे हटेंगे कौन सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर आर ओ सी। क्या होता है देखते हैं, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एफ एस आई ई इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ टी इंटू ई टी पावर माइनस सिग्मा टी का मॉड इज लेस देन इन्फाइनाइट इज फाइनाइट इज नोन एज आर ओ सी। मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमको एफ टी दे रखा है, ठीक है, तो वो हमेशा इंटीग्रेबल या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिफाइन होना चाहिए।
तो जहाँ जिस रेंज एस की जिस रेंज पर हमारी एफ टी क्या होगी डिफाइन होगा, उस रेंज को हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर आर ओ सी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं आर ओ सी की। तो जो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, आर ओ सी डज नॉट कंटेन एनी पोल। ठीक है, जो आर ओ सी होता है वो कोई भी पोल्स को कंटेन नहीं करता है अपने रीजन में। ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाई द पोल, और वो क्या होता है, हमेशा दो पोल से बाउंडेड होता है, या फिर बोल सकते हो हमारे पोल से बाउंडेड होता है। ठीक है ना। ठीक है। जो अगला पॉइंट है आर ओ सी, ये पहला पॉइंट समझ नहीं आया, मतलब क्या है, अगर हमारा कोई सिग्नल दे रखा है, मेरी रफ कहानी, सॉरी गाइस, मतलब हमारा ये है, हमारा कोई सिग्नल है। ठीक है, ये हमारी इमेजनरी एक्सिस है, जी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी सिग्मा होती है, रियल एक्सिस होती है। ठीक है ना। तो मतलब हमारा एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक है ना। तो मतलब अगर हमारा ये रीजन है, ठीक है ना, तो ये रीजन मतलब इस रीजन के बीच में कोई एक्स्ट्रा पोल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। हाँ। या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारा रीजन ये है तो इसमें भी क्या एक भी एक्स्ट्रा पोल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये क्या पहली लाइन क्या थी। हाँ, तो अब अगली लाइन है, तो अगली लाइन क्या कह रही है, देखते हैं। आर ओ सी ऑफ एफ एस, जो एफ एस का आर ओ सी होगा, कंटेन स्टेप पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस ऑफ जी ओमेगा। मतलब जो हमारी ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का जो रीजन होगा कितना होगा, वो एक स्ट्रिप होगी, और जो जी ओमेगा क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब एक ये पोल था और एक ये पोल था, तो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। आर ओ सी हमारा ये होगा, क्या होगी, जो हमारी पैरेलल, जो हमारी जो एक स्ट्रिप होगी, जो जी ओमेगा क्या होगी, पैरेलल होगी। सेकेंड लाइन समझ में आ गई, क्या बोला था, पहला मतलब उस रीजन में कोई पोल नहीं होना चाहिए, और जो हमारी स्टेप बनेगी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आई आर ओ सी, जो हमारी रीजन बनेगा वो क्या होगा, एक स्टेप होगी, और जो जी ओमेगा से क्या होगी, पैरेलल होगी। याद रखना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें अलग चीज़ होती है, कन्फ्यूज मत जाना। ठीक है ना। अगला क्या है, इफ़ एफ टी इज़ फाइनाइट ड्यूरेशन, जो हमारा एफ टी है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या फाइनाइट ड्यूरेशन का है, एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, वो क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, मतलब वो फाइनाइट है हर एक जगह पर। देन आर ओ सी इज़ एंटायर एस प्लेन, जो उसका आर ओ सी होगा वो क्या होगा, एंटायर एस प्लेन होगा। ये पॉइंट ई एस में बहुत बार आया है। ठीक है ना। तो याद रख लेना क्या होता है, अगर हमारा एफ टी क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन का है, और वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, समझ रहे हो, तो वो क्या होता है, ये उसका जो आर ओ सी होता है वो इंटायर एस प्लेन होता है, एस प्लेन के पूरे उसमें होता है। समझ आ रही है मेरा। अब अगला पॉइंट है डी। डी क्या है, इफ़ एफ टी इज ए राइट साइडेड, हमारा फोरियर सॉरी जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन एफ टी वो क्या है, राइट साइडेड है, तो क्या होगा, एंड इफ द रियल लाइन, इफ सॉरी एंड इफ द लाइन रियल ऑफ एस, ये रियल ऑफ एस सिग्मा के इक्वल है, इज इन द आर ओ सी, देन ऑल द वैल्यू ऑफ एस रियल ऑफ एस ग्रेटर देन सिग्मा इज आल्सो नो आल्सो बी आर ओ सी। ठीक है, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा आर ओ सी होगा, वो क्या होगा, जब तक रियल ऑफ एस वो क्या सिग्मा नॉट उस पोल के बराबर, जो ये वाला पॉइंट क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अभी इतना पढ़ लो, जब क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा ये भी समझ में आ जाएगा, अभी ऐसे मैं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है। तो अगला अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ रिमाइंड करने वाले पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम पी लिख देना, क्या है, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टेबल होने के लिए क्या आर ओ सी मस्ट इंक्लूड इमेजनरी एक्सेस, तो आर ओ सी क्या इमेजनरी एक्सेस को क्या करना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। मतलब अगर हमारा आर ओ सी यहाँ पे ले रहे हैं तो इसमें हमारा जी ओमेगा एक्सेस नहीं आ रही है, तो मतलब हमारे फंक्शन इसमें क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन, अगर आर ओ सी यहाँ पे होता तो इसमें जो ओमेगा इंक्लूड हो रही है, जो ओमेगा एक्सेस है वो क्या इंक्लूड हो रही है, तो जो हमारा फंक्शन होगा इस रीजन में क्या होगा, स्टेबल होगा। याद रखना हमेशा। ठीक है ना, क्या होगा, स्टेबल होगा। अगला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ यूनिक। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक यूनिक होता है,
ओनली व्हेन दी आर ओ सी इज गिवन। और वो यूनिक कब कहाँ पे होता है, जहाँ पर आर ओ सी गिवन होता है। आर ओ सी की यहाँ वहाँ जाएंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, गलत आएगा। ठीक है, और उस रीजन में जो आर ओ सी होता है सेम होता है, याद रखना। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या वो देखते हैं। देखो, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, लड़के अभी कंफ्यूज जाते हैं, जो अभी एक लड़के को कॉल आया था कि सर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखो ये प्रॉपर्टी को लगता कैसे है, मतलब अगर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर इनपुट फंक्शन अगर एफ टी है, ठीक है, तो उसका जो फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म मान लो एफ एस है। ठीक है ना, तो मतलब इनपुट सिग्नल में क्या चेंज करें, तो हमारा आउटपुट सिग्नल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, वही होती उसी वही प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं, बस कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब अगर टाइम में स्केलिंग कर दें या पूरे फंक्शन में स्केलिंग कर दें या टाइम को शिफ्ट कर दें, तो हमारे सिग्नल, हमारे जो आउटपुट सिग्नल होगा या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें क्या अंतर आएगा या क्या चेंजमेंट होगा, उसको हम प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टी दे रखी है बस यही प्रॉपर्टी है, और कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये हमको अंडरस्टूड है कि एफ टी का पूरे ट्रांसफॉर्म ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज करें तो इसमें क्या चेंज होगा वही इसमें बताया गया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं जो हमारी पहली लीनियर। ठीक है, मतलब एफ वन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, एफ वन ऐसा है, सॉरी हम कल बोल गया, एक्स वन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स वन एस है। ठीक है, तो एक्स टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स टू एस है। ठीक है, तो अगर हम ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू कर दें तो ये इसका लाप्लास होगा, क्या होगा, ए एक्स वन एस प्लस बी एक्स टू एस। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने यही पढ़ाई थी पीछे, लेकिन इसमें नया टर्म आ गया आर ओ सी। आर ओ सी क्या है, अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है आर ओ सी आर वन है, इसका कितना आर टू है, तो लीनियर में क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, याद रखना है। लीनियर में करते हैं तो दोनों के क्या होता है, आर ओ सी का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग क्या होती है, जब टाइम को माइनस टी से, मतलब टाइम टी में माइनस टी सेपरेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होता था, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। कैसे होगा, एक्स टी माइनस टी नॉट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, क्या होगा, ई टू पावर माइनस एस टी नॉट एक्स एस। ठीक है, और एन का भी सेम रहेगा, आर ओ सी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है किसमें, अभी टाइम शिफ्टिंग थी, अब कौन सी फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो एफ एस माइनस एस नॉट, याद रखना जब फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करते हैं तो साइन अपोजिट होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस होता तो माइनस होता, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, मतलब क्या ई की पावर एस नॉट टी है, एक्स नॉट टी एक्स टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एक्स एस माइनस एस नॉट। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है तो हमारा जो आर ओ सी होगा वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना शिफ्ट होगा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब क्या टाइम स्केलिंग है, टाइम में स्केल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड होगा, अगर यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, याद रखना, तो स्केलिंग हो रही ए से स्केलिंग हो रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स एस अपॉन ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्केलिंग हो रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर ओ सी में स्केलिंग कितनी होगी आगे बताएंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सब पता पड़ेगा तुमको। अब कंजुगेट, कंजुगेट के अंदर एक्स टी का कंजुगेट निकालना है, मतलब एक्स टी का कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उसका कंजुगेट निकालना है, तो वहाँ कंजुगेट होगा तो वहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, कैसे होगा, एक्स एस कंजुगेट का कंजुगेट, मतलब अभी तक हम पढ़ते आए थे, लड़के बोले अभी तक पढ़ते आए थे सिर्फ एक्स, यहाँ कुछ ओमेगा होता था तो उसका कंजुगेट लेते हैं, हाँ पता है, क्योंकि ओमेगा क्या होता था, रियल नंबर होता था, समझा ना। और जो हमारा एस, एस क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, तो पहले इसका भी कंजुगेट लेंगे और फिर उसका भी कंजुगेट लेंगे, तो हमारा आर ओ सी क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हो। अब डिफ्रेंसीसन, ठीक है, टाइम डिफ्रेंसीसन, ठीक है, मतलब टाइम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो किसमें, इसमें एस का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार एस मल्टीप्लाई होगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई होगा एस का, तीन बार करेंगे तीन, एन बार करेंगे तो एन, एस की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखो। अब फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस टी से मल्टीप्लाई होता था, समझा। अगर सोच लो माइनस टी लिख के नहीं आता है, ठीक है, यहाँ टी लिख के आता है, टी एक्स टी, क्वेश्चन में टी एक्स टी लिख के आएगा, तो याद रख लो
इसका क्या इसको सॉरी इसको कैसे याद रखना है, देखो टी की पावर एन एक्स टी, ठीक है। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया मैंने -1 की पावर एन डी अपॉन डी एस, मतलब डी एन अपॉन डी एस की पावर एन एक्स एक्स एस, समझ रहे हो। अगर टी को एक टी मतलब एक टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 की पावर एन डी अपॉन डी एस एक्स एस, ठीक है। अगर एन स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर D2 अपॉन डी एस का स्क्वायर एक्स एस, समझ आ रहा है कैसे करना। और आर ओ सी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कन्वोल्यूशन होता है, अभी पढ़ाएं, अगर टाइम का कन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखना। तो जैसे कन्वोल्यूशन तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो उसका आर ओ सी होगा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, दोनों आर ओ सी क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अगर इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल -∞ टू टी एक्स टाउ डी टाउ, तो उसका देखो डिफ्रेंसिएशन में एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल में क्या करते हैं, एस से डिवाइड करेंगे, 1/s एक्स इतना रखना। और जो उसका आर ओ सी होगा क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो और R1 में जो उसका कॉमन पार्ट होगा वही हमारा आर ओ सी होगा, याद रखना। और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी छूट गई है, क्या कि अगर टी को -t से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, टाइम रिवर्सिबल की इसमें नहीं दे रखी है तो मैंने इसमें लिख दिया है, टी को -t से रिप्लेस करते हैं तो एस को -s से रिप्लेस करते हैं, याद रखना। इसमें लिख रखा है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर टाइम रिवर्सिबल है मगर टाइम को -t से रिप्लेस करते हैं तो एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, -s से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम दे रखी है, कौन सी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ठीक है। और क्या बोला मैंने, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, देखते हैं। एफ नॉट ये क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, मतलब टाइम कितना, जीरो है। तो F0 इक्वल टू कितना होता है, लिमिट s टेंड टू इनफाइनाइट एस एफ एस, मतलब अगर यहाँ पर टाइम जीरो है तो फ्रिक्वेंसी कहाँ होगी, इनफाइनाइट पर। अगर टाइम इनफाइनाइट पर, फ्रिक्वेंसी कहाँ पे होगी, जीरो पर, देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या क्या बोलती है, F0 इक्वल टू होता है लिमिट s टेंड टू इनफाइनाइट एस एफ एस, ठीक है। और जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है क्या होती है, एफ इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू जीरो एस एफ एस। समझ आया क्या होता है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे सब समझ आएगा कि ये प्रॉपर्टी देख लो। देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम कब अप्लीकेबल होगी कब अप्लीकेबल नहीं होगी, देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली दी प्रॉपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब प्रॉपर लाप्लास में, मतलब प्रॉपर लाप्लास क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर की पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर की पावर से, मेरा इनिशियल वैल्यू थ्योरम उसी में यूज़ करेंगे जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा किससे, न्यूमिनेटर से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रॉपर लाप्लास फंक्शन, और इसी में अप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इसमें अदरवाइज और कोई फंक्शन होगा जैसे कि न्यूमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर कम, तो उसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी या एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या लिखा है, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इफ पोल आर कंजुगेट और पोल लाई इन राइट साइड ऑफ एक्स प्लेन, मतलब क्या कह रहा है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी, कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी, यदि पोल क्या हो, कंजुगेट हो। कंजुगेट मतलब रियल और इमेजनरी का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। कंजुगेट वही होगा, मतलब अगर हमारा पोल मान लो 1+2j, लड़के कन्फ्यूज जाते हैं कंजुगेट होता क्या है, और दूसरा पोल क्या है 1 - 2j, ये क्या है, आपस में कंजुगेट है, मतलब इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, और ये माइनस टाइम्स होते हैं, इमेजनरी पार्ट आपस में माइनस टाइम्स होते हैं, इसको कंजुगेट कहते हैं। मतलब पोल कंजुगेट ना हो, ठीक है, कंजुगेट नहीं होंगे तो फाइनल वैल्यू थोड़ा अप्लीकेबल होगी, और पोल राइट साइडेड ना हो, क्या ना, पोल राइट साइडेड ना हो। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब समझ आएगा, सारे क्वेश्चन को इसी में लेके करवाऊंगा, सब समझ आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो, क्या देखते हैं। अब अगली हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलटीआई सिस्टम यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो पहली स्टार्ट होती है कॉजलिटी, ठीक है। कॉजलिटी क्या होती है, आर ओ सी एसोसिएटेड विद द सिस्टम फंक्शन फॉर अ कॉजल
सिस्टम इज अ राइट हाफ प्लेन, ठीक है। तो हमने कोजेलिटी सिस्टम पढ़ा था, क्या था कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए हमेशा, इसमें हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा राइट साइड होना चाहिए। मतलब हमारा फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, इस लाइन के इस साइड होना चाहिए। अगर कोई पार्ट, थोड़ा सा पार्ट भी अगर यहाँ चला गया तो हमारा वो क्या है, नॉन कोजल सिस्टम बन जाता है। पूरा पूरा यहाँ चला जाए तो हो जाता है एंटी कोजल, वही इसमें लिखा हुआ है। हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, राइट साइडेड होना चाहिए, ठीक है। लिखा ये है, क्या लिखा हुआ है, आर ओ सी एसोसिएट विद द सिस्टम फंक्शन फॉर आ कॉजल सिस्टम इज अ राइट हाफ प्लेन। हमारा जो आर ओ सी होना चाहिए कहाँ का होना चाहिए, राइट हाफ प्लेन में होना चाहिए। अभी जो पढ़ाया था कॉजलिटी की वही एक वो होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फॉर आ सिस्टम विच रेशनल ट्रांसफर फंक्शन causality of a system is equivalent to the ROC being the right half plane to the right of the rightmost pole। मतलब क्या है, अगर हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके कुछ पोल दे रखे हैं, ये, ठीक है, तो राइट मोस्ट पोल से वो हमारा आर ओ सी कहाँ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए या राइट साइडेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सारे सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कॉजल सिस्टम हो गए, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, आ सिस्टम इज एंटी कॉजल। अगर वो सिस्टम एंटी कॉजल होगा कब, इफ़ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू, सॉरी टी इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब फंक्शन, मतलब अगर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर फंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, ऐसे कोई फंक्शन क्या बोलते हैं, एंटी कॉजल होता है। अभी यहाँ पढ़ाया था मैंने एंटी कॉजल क्या होता है, वही ये लाइन लिखी हुई है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी देखते हैं एन एल टी आई सिस्टम इज स्टेबल। कोई एक एल टी आई सिस्टम स्टेबल होगा यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और यदि कब होगा, द आर ओ सी ऑफ द सिस्टम फंक्शन एच एस इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस। अगर वो सिस्टम जे ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमारा स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, कॉजल सिस्टम इज रेशनल ट्रांसफर फंक्शन। हमारा कॉजल का कोई रेशनल ट्रांसफर फंक्शन है कॉजल सिस्टम का, इज स्टेबल। वो स्टेबल तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सॉरी इफ़ एंड ओनली if all of the pole of HS lie in left side of S plane, all of the pole have negative real part। मतलब अगर हमारे सारे के सारे पोल कहाँ पर हो, नेगेटिव रियल एक्सिस में हो, ये रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है, नेगेटिव रियल एक्सिस में हो, तब हमारा आर ओ सी कैसा होना चाहिए, राइट साइडेड होना चाहिए, जिससे जे ओमेगा एक्सिस में क्या हो, कंसीडर हो या इंक्लूड हो। तो ऐसे सारे सिस्टम क्या होंगे, कॉजल भी होंगे और स्टेबल भी होंगे, याद रखना ये बात, ठीक है ना। एक एक पॉइंट याद रखना, हर एक पॉइंट ई एस में एक पॉइंट बना के दे देते हैं, लड़के उसी गणित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो हमारे क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट, कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन होता है। डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, वन होता है। और उसका जो आर ओ सी होता है आल एस, मतलब माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होती है एच की वैल्यू, ठीक है, यू टी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हो जाए, जैसा फंक्शन होगा वैसे ही उसका आर ओ सी होगा, याद रखना। यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस, ठीक है। और वो क्या होता है, यू टी राइट साइडेड होता है, राइट साइड होता है ना, तो रियल ऑफ एस भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हमारा सिस्टम में आर ओ सी क्या होगा, राइट साइडेड होगा। अगर इसके माइनस यू माइनस टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, वन अपॉन एस ही होता है, बट उसका आर ओ सी चेंज हो जाता है, रियल ऑफ एस लेस देन जीरो। मतलब क्या है, यू टी का फंक्शन कैसे बनता है, यहाँ देख लेते हैं। यू टी का फंक्शन बनता है ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा आर ओ सी भी होता है क्या होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। माइनस यू टी का फंक्शन कैसे बनता है, माइनस और माइनस यू टी का फंक्शन बनता है ऐसे, समझ रहे हो। तो उसका आर ओ सी कैसे होगा, ऐसे,
जैसा हमारा सिस्टम होगा वैसे हमारा ROC होगा। ठीक है, देखते हैं आप ये ऐसे ये कोई फंक्शन है कैसे टी की पावर n अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल ऑफ यू टी। इसको ऐसे याद ना करके तुमको याद करना है क्या, टी की पावर, हाँ टी की पावर n यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है क्या, टी की पावर n यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। ठीक है, और जो उसका ROC होगा क्या हो जाएगा, ROC उसका जो होगा, इसमें उल्टा लिख दिया है साले, ऐसा होगा ROC मतलब रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको माइनस और माइनस यू टी लिख देते हैं तो क्या होता है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लगा दें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होगा, बट उसका ROC चेंज हो जाएगा, रियल ऑफ एस लेस देन जीरो। समझ आ रहा है, ये याद मत करना, ये याद रखना कि क्वेश्चन ऐसे मत पूछ जाएंगे, ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, ई की पावर माइनस अल्फा टी यू टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, देखो ई की पावर इससे मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर हो जाता है वन अपॉन एस प्लस, समझो यहाँ कर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, पीछे प्रॉपर्टी पढ़ते गए हो कि अगर टाइम शिफ्टिंग किसकी हो रही है, अल्फ़ा की, मतलब प्लस अल्फ़ा की टाइम शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, सॉरी फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है प्लस अल्फ़ा की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाई होता था। समझा, कुछ याद आ रहा है ना। रियल ऑफ एस क्या हो जाएगा, देखो निकालते कैसे हैं रियल ऑफ एस, मतलब जो ROC निकालते कैसे हैं देख लेते हैं। जैसे कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूटी का का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, वन अपॉन एस, मतलब ये ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। समझ रहे हो, अब ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, वन अपॉन अल्फ़ा प्लस सॉरी एस प्लस अल्फ़ा। अब मतलब क्या, ये ग्रेटर देन होने से जीरो निकाल लोगे ना, तो एस इज़ ग्रेटर देन माइनस अल्फ़ा। कुछ समझ में आ रहा है ना, तो ROC ऐसे निकालते हैं, तो इसका जो ROC वो क्या हो जाएगा, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ माइनस और यू माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम रहेगा, बट यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, निकालना आ रहा है ना। अब देखो ये टी की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी यू टी, मतलब ये सेम था, इसमें टी की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको यहाँ लिख के यहाँ लिख देते हैं, तो तुम्हारा फॉर्मूला याद करने में आसानी होगी। ठीक है, मतलब जितने का यहाँ पर टी की पावर होती है उतनी का फैक्टोरियल आता है, और उससे एक ज़्यादा पावर हो जाती है, तो टी की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस अल्फ़ा की पावर n। समझ में आ रहा है, जिसका ROC वो क्या करोगे, इस पूरे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या आएगा, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पर ही माइनस लगा दिया, तो सेम जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होगा, बट ROC का आ जाएगा लेस देन माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं डेल्टा फंक्शन का ये वन होता था, बट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट टाइम शिफ्टिंग है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एस टी का मल्टीप्लाई होगा वन में, तो यही आएगा, और हमारा ROC सेम ही रहेगा, आल ऑफ एस। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कॉस ओमेगा नॉट टी, लड़के यहाँ पर कन्फ्यूज जाते हैं, तो कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो ROC होगा रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो, और साइन ओमेगा नॉट टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होता है, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। है ना, लड़के कन्फ्यूज क्या हो जाते हैं। देखो अगर यहाँ कॉस टी का लाप्लास है तो ऊपर एस आएगा, साइन ओमेगा नॉट है तो ऊपर ओमेगा नॉट आएगा, याद रख लड़के यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ एस कर देते हैं, यहाँ ओमेगा नॉट, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था। अब क्या है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा सेम है, यहाँ पे ई की पावर माइनस अल्फ़ा है, मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है, कितनी हो रही है, एस प्लस अल्फ़ा, यहाँ माइनस है तो एस प्लस अल्फ़ा होगा, तो यहाँ जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस प्लस अल्फ़ा कर दोगे। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें प्रॉपर्टी यूज की गई है फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग वाली। ठीक है, अब इसमें भी इसका मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग, यहाँ पर एस लिखा है उसको एस प्लस अल्फ़ा कर देंगे, यहाँ पर कहाँ लिखा है ये लिखा है, तो इसको एस प्लस अल्फ़ा कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी लगा दी गई इसमें।
अब यू एन टी, ठीक है, यू एन टी क्या होता है, यू एन टी क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन तो डेल ऑफ एन डी टी की पावर एन डेल टी होता है, ठीक है। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे उतनी ही की पावर एन आ जाती है, याद रखना, ठीक है। यू एन टी का ये अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, अगर आ जाए तो याद लिख देना, डेल एन डेल टी की पावर सॉरी डी एन डेल टी की पावर एन डेल टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस की पावर एन आर ऑफ एस, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया था, ये कॉजल होता है, थोड़ा सा पार्ट अगर लेफ्ट में चला गया तो नॉन कॉजल हो जाता है, और एंटी कॉजल क्या हो जाता है, जो सारा सारा पार्ट कहाँ पर, वो नेगेटिव फंक्शन का कहाँ पर डिफाइन हो, नेगेटिव रियल एक्सिस में डिफाइन हो, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं एंटी कॉजल फंक्शन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म होता है। अब जो हम पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, इसके सारे सारे क्वेश्चन जो मेरी क्वेश्चन वाली स्लाइड में होंगे, अगर वो स्लाइड नहीं पढ़ोगे तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो हम अगली स्लाइड में मिलते हैं, अगले जो हमारे वीडियो मिलते हैं, ठीक है, बाय।